संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली के लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर खड़ी चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क ना दे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी उसके कुछ न कहने का साहस हुआ। डॉक्टर साहब ने चीख के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्ढा कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल से कुर्सी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर बस एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर 7 लड़कों में यही बचा है हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती हुए दीन बंधु। ऐसे उजड़ देहाती प्रायः रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी रट लगाए जाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। धीरे से चीख उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दिन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है बापूजी। मगर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर में बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इस भी उसे विश्वास न आता। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर, इतना मर्मभेदी अनुभव अब तक उसे हुआ न था। वह उन जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी के कलह को शांत करने के लिए सदा तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए रहा, उसी ओर ताकता। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर चली गई। चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। उनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर वह किसी के दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। किस्मत ठोक ली। उसी रात उसका हंसता खिलता 7 वर्ष का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था, इसी का मुंह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात मानो भाई भाई करने लगी। बूढ़े की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अतगार के आर्त स्वर से रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती नौजवान युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय एकदम नियत था। इस नियम से वह जो भर भी न करते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब वो रोगी होते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान न हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा। मुखमंडल पर तेज छटा सी निकलती थी। अच्छा भी था, आज उसकी सालगिरह थी 20वीं। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के सभी रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद सामान जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश ने लिखा था, वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आव भगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना, कोई उधर से, कैलाश क्या उधर ही रहोगे? सभी उसे छेड़ते चूल्हे करते। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिलता। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ है? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उसके हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी मुझे क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने वाली। तुम रोज रोज
कह के टाल देते हो। मृणालिनी कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पड़े हुए थे। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप उसने पाल रखे थे। उनके स्वभाव, चरित्र की परीक्षा करना। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्की का व्याख्यान दिया था। सांपों को नक्शा कर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सफेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उससे मरज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी सी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता था, उसे लेकर ही छोड़ता। यही व्यसन इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस पोटरी में कितनी भीड़ लग जाएगी। भीड़ को देखकर सांप कितने चौकन्ने और रात में के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों का उससे जरा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो न सकूंगा। कमरे में तिल रखने की भी जगह नहीं है। एक महाशय ने चिढ़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते जी? जरा सा बात के लिए इतना टाल मटोल? मिस गोविंद हरगिज न मानना, देखे कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली है, तभी तो आप इतना मिलान करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है? इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए आपकी जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सौदे उसे चंग झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्ठा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आज सब कुछ चाहे, पर कोई दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा। ज्यों ही प्रीति वो समाप्त हुई और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुआर बजाना शुरू कर दिया। फिर एक एक खाना खुलकर एक एक सांप निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि ये कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझ रहे हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार कहती कि इन्हें गर्दन में मत डालो, दूर से ही दिखा दो, बस एक बार जरा सा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देख उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थी सांप दिखाने को, मगर कैलाश एक न सुनता। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला का प्रदर्शन, ऐसा अवसर पाकर वह कब चुपता। एक मित्र ने टीका किया, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला दूसरा सांप नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनंद फानंद में मजे है, लहर भी लाए। इसके काटे पर मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आपके आंखों से देखिए, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या। सांप बड़े समझदार होते हैं। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से उसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो वह गर्गिस उसे नहीं काटेगा। मृणालिनी ने देखा कि इस वक्त कैलाश पर भूत सवार है, तो उसने यह तमाशा बंद करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया, आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की नसें तन गई। सांप ने अब तक उसका ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आता था कि यह कैलाश ही है जो उसे मारना चाहता है। उसे शायद भ्रम हो गया था कि कैलाश उसे मारना चाहता है, अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले साथ दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख ले। आया विश्वास या अब भी कोई शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह का स्थान कहा। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेवमन क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नम पड़ते ही उसने तीर उठाकर कैलाश की उंगली से जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से तप तप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा दी और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज पे एक जड़ी रखी हुई
जिसे पीस कर वह लगाना चाहता था। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी पे विश्वास न करते थे। वह उंगली का डसा भाग मस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता और कोई कुछ। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा चलने का इशारा किया। मां ने दौड़कर उसे अपने गोद में रख लिया और बिजली का टेबल डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, पर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने कड़ू स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बतलाओ, इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा न होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा तो इसकी दशा बिगड़ती जाएगी। यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन हो गई। नाड़ी का कहीं पता नहीं था। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े मारकर रोने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर से अपनी ही गर्दन काट लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक सज्जन ने इसका समर्थन करते हुए कहा, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई, ऐसे बाकमाल पड़े हैं। डॉक्टर मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नसर लगा देता तो यह नौबत ही ना आती। बार बार समझाता रहा, सांप ना पालो, मगर कौन सुनता है। बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वाले को ही बुलाइए। मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी ही सारी जायदाद उसके पैरों पर रख दूंगा। लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश मुझे वापस दे दे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका है। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका है? जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ? माँ बाप ने न बेटे का सहारा देखा। मृणालिनी की कामना तरुण का पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मृणालिनी का वह कामना तरुण क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, वह पूरे हो गए। जीवन की नित्यमय तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लुटते हुए उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो न होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी, एक निस्तब्ध संगीत प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन का सामान।